कॉरपोरेट दुनिया के आज के अंक में हम बात करेंगे भारत के नए ग्रीन एनर्जी रोड मैप, भारत के 17 ट्रेड एग्रीमेंट्स और टेक्सटाइल एक्सपोर्ट पर गवर्नमेंट के फोकस की। चलिए शुरू करते हैं पीयूष गोयल के हिंदू ग्रोथ रेट के बयान से। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत की आर्थिक क्षमता को 4-4.5% की सीमित वृद्धि से जोड़ने वाली धारणा अब बीते दौर की बात हो गई है। वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम में गोयल ने कहा कि पहले भारत की कम ग्रोथ रेट को हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कहा जाता था। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकारों के दौरान ये धारणा बन गई थी कि सरकार चाहे जो हो 4 से 4.5% से ज्यादा की ग्रोथ हासिल नहीं कर सकती। नए तरीके से आज भारत को पूरी दुनिया देख रही है और अब हम जब इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स करते हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स करते हैं, तो एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के साथ करते हैं, आत्मविश्वास के साथ करते हैं और आत्मसम्मान के साथ करते हैं। हम अपने कंपेटिटर्स के साथ एफटीएस नहीं कर रहे। देखिए मोदी जी ने कहां पे एफटीएस किए हैं, मैं गिन के सुना देता हूं, क्योंकि कल ही परसों ही एक साइन किया है ओमान के साथ। हमारा एक भी एफटीए ऐसा नहीं है जिसमें सामने वाले देश का पर कैपिटा जीडीपी $20,000 से कम, एक भी नहीं है। मॉरिशस, यूके, 4 नेशन एफ्टा के, लिechtenstein, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड। स्विट्जरलैंड का $1,04,000 पर कैपिटा, लिechtenstein का $1,80,000 पर कैपिटा इनकम है, यूके $50,000 पर कैपिटा इनकम, ऑस्ट्रेलिया $50,000 पर कैपिटा इनकम है, ओमान $22,000 पर कैपिटा इनकम, यूएई उससे भी ज्यादा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने ग्लोबल टेक्सटाइल एक्सपोर्ट मार्केट में इंडिया को बराबरी दिलाने के लिए और ज्यादा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने की जरूरत पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश जैसे कम्पिटिटिव देशों को एफटीए का बड़ा फायदा मिल रहा है, जबकि भारत को अभी इस मोर्चे पर और तेजी दिखाने की जरूरत है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत को अब बांग्लादेश, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम और कई अफ्रीकी देश कड़ी चुनौती दे रहे हैं। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत का लक्ष्य 2030 तक कपड़ा उद्योग का आकार $350 अरब तक पहुंचाने का है, जिसमें $100 अरब का योगदान एक्सपोर्ट से होना चाहिए। Happy that later on the government launched on our recommendation the technology upgradation fund scheme, and we all are enjoying the benefit out of it today. We are able to compete with our own competitors like Bangladesh. I know how the Bangladesh has grown. They started with our Seco overlock machine, but they are free to import, whereas we are not. So there was a lacking behind. That is the reason when I became the member of parliament, I became the co-chairman of the textile branch of that commerce standing committee of the parliament. Then I recommended that we should go for upgradation. Without technology upgradation, nothing would have been possible today. We all know now. The apparel and textile industry has decades been a vital pillar of India's economical growth. Not only here, you take any developed economy, the first contributor is always textile sector. Whether it is American economy, Japanese economy, German economy, or you can take the British economy. Every economy has come to this level only with the first contribution from the textile industry. रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और एमडी मुकेश अंबानी ने कहा कि देश में ग्रीन एनर्जी की अपार संभावनाएं हैं। भारत ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दहलीज पर खड़ा है। भारत के ऊर्जा भविष्य और न्यू इंडिया की बदलती तस्वीर पर मुंबई में एक बुक लॉन्च कार्यक्रम में अंबानी ने सोलर एनर्जी को लेकर ट्रेडिशनल सोच को चुनौती दी और कहा कि सौर ऊर्जा का उपयोग अब केवल 4 घंटे के ईंधन के रूप में नहीं किया जाएगा। हम सौर ऊर्जा का उपयोग उन समस्याओं को हल करने के लिए कर सकते हैं जिनसे भारत लंबे समय से जूझ रहा है।
अंबानी ने कहा कि हम रास्ता दिखाएंगे कि कैसे ग्रीन और क्लीन एनर्जी को प्रचुर मात्रा में और किफायती दरों पर उपलब्ध कराया जा सकता है। Dr. Mashelkar and my father. My father Dhirubhai founded Reliance with the sole aim of saying we must develop the quality of life of India. India and Indians must move forward, and that is what the purpose of Reliance was. Today we are in a new India. This new India is an India full of young dreamers. Millions of dreams are becoming a reality in India itself, and not, as Professor Sharma said, by chasing them in foreign lands. We are doing it in our own country. And Dr. Mashelkar also says that ये यही मुमकिन है, we will do it in India. And he has done this in CSIR, in rebuilding world-class scientific ecosystem, in defending India's traditional knowledge in the global patent battles, in advising governments and corporates on innovation, and above all for me, in building भारत ने ग्लोबल इकोनॉमी के साथ अपने व्यापारिक रिश्तों को तेजी से मजबूत करते हुए दिसंबर तक अलग अलग देशों और क्षेत्रीय ब्लॉक्स के साथ कुल 17 ट्रेड एग्रीमेंट पूरे कर लिए हैं। इनमें से 13 फ्री ट्रेड एग्रीमेंट शामिल हैं, जबकि शेष प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट और इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट के रूप में हैं। इन समझौतों के जरिए भारत ने दुनिया के बड़े बाजारों में अपने एक्सपोर्टर्स के लिए प्रेफरेंशियल या ड्यूटी फ्री एक्सेस को इंश्योर किया है। पीटीए में दो देश सिर्फ चुनिंदा सामानों पर टैक्स में छूट देते हैं, यानी ये एक तरह की सीमित रियायत होती है जहां कुछ सेक्टर्स को फायदा मिलता है, लेकिन पूरा बाजार पूरी तरह नहीं खोला जाता। वहीं ईसीए इससे एक कदम आगे है। इसमें सिर्फ सामानों का व्यापार नहीं, बल्कि इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी, सर्विसेज, स्किल डेवलपमेंट और आर्थिक सहयोग भी शामिल होता है। इंडिया और ओमान के बीच साइन हुआ ताज़ा आर्थिक साझेदारी समझौता भारत का इस दिशा में उठाया गया महत्वपूर्ण कदम है। ये यूएई के बाद खाड़ी क्षेत्र में भारत का दूसरा बड़ा समझौता है। इसके तहत 98% इंडियन गुड्स को ओमान के बाजारों में जीरो ड्यूटी एक्सेस मिलेगा। इससे कपड़ा, चमड़ा, इंजीनियरिंग और फार्मास्यूटिकल जैसे क्षेत्रों को बड़ा फायदा होगा। खास बात यह है कि सीईटीए में सेवाओं को भी यानी सर्विसेज को भी शामिल किया गया है। आईटी, हेल्थ केयर, फाइनेंस और एजुकेशन जैसे क्षेत्रों में प्रोफेशनल्स का आना जाना आसान हुआ है। इसके साथ ही डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन से भारतीय कंपनियां और कर्मचारियों को 4000 करोड़ से अधिक की बचत होने का भी अनुमान है। मार्केट वैल्यूएशन के लिहाज से देश की 10 सबसे बड़ी कंपनियों में से 6 की वैल्यू इस हफ्ते के कारोबार में 75,258 करोड़ रुपए बढ़ गई। इस दौरान टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को सबसे ज्यादा फायदा हुआ। कंपनी का मार्केट वैल्यूएशन 22,595 करोड़ रुपए बढ़कर 11.88 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। इस हफ्ते इन्फोसिस ने भी अपने वैल्यूएशन में 16,972 करोड़ रुपए जोड़े। अब कंपनी का मार्केट कैप 6.81 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। इसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की 15,923 करोड़ और देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस की वैल्यू 12,315 करोड़ रुपए बढ़ गई। एचडीएफसी बैंक की मार्केट वैल्यू इस हफ्ते 21,920 करोड़ रुपए कम होकर 15.17 लाख करोड़ रुपए रह गई। इसी दौरान लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन यानी एलआईसी की वैल्यू 9,614 करोड़ और आईसीआईसीआई बैंक की वैल्यू 8,428 करोड़ रुपए कम हो गई। ये थे कॉरपोरेट जगत के कुछ अहम समाचार। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.